हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बाल विकास और बाल विकास को लेकर हमारी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने बाल विकास के इतिहास को जाना। उसके बाद बालक के विकास को मूल रूप से दो कारक हैं, वंशक्रम और वातावरण। उसमें हमने वंशक्रम की बात की थी कि बालक जीवन की शुरुआत में उसके शरीर के निर्माण में और लिंग के निर्धारण में किस तरह से वंशक्रम अपनी भूमिका निभाता है। और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे वंशक्रम के कुछ सिद्धांतों को लेके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वंशक्रम के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, पहला ही सिद्धांत आता है बीज कोषों का सिद्धांत। बीज कोषों का सिद्धांत जो दिया था बीजमैन ने, और इन्होंने ये सिद्धांत जिस पर प्रयोग करके दिया था वो था चूहा। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने अपने पास बहुत सारे चूहों को पाला और उनकी पूंछों को काट दिया। उन चूहों से जो अगली संतति पैदा हुई उनकी पूंछों को भी काट दिया। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी वो इन चूहों की पूंछों को काटते रहे, इस कल्पना में कि कभी ना कभी तो ऐसे चूहे पैदा होंगे जो बिना पूंछ के होंगे। लेकिन दोस्तों, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। और तब जाके बीजमैन ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम पड़ा बीज कोषों का सिद्धांत। बीजमैन ने बताया कि माता पिता से संतानों में जो जनन द्रव जाता है वो कभी मरता नहीं है, मतलब अमर रहता है और एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। और इस बीज कोषों का जो सिद्धांत है, इसके दूसरा नाम जो पड़ा, इसे अन्य नाम दिया गया जनन द्रव्य का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि निरंतर चलता रहता है और कभी मरता नहीं है, इसलिए अमरता का सिद्धांत। ये अन्य नाम थे किसके? बीज कोषों के सिद्धांत के। किसने दिया? बीजमैन ने दिया। किस पर प्रयोग करके दिया? चूहों पर। ठीक है दोस्तों, अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है अर्जित गुणों का संक्रमण का सिद्धांत। जो दिया था लेमार्क ने, और किस पर प्रयोग करके दिया? तो जिराफ पर। इन्होंने बताया, अपने प्रयोग में जिराफ का उदाहरण दिया। इन्होंने बताया कि जो जिराफ है वो पेड़ है, वो पेड़ की पत्तियों को खाता है। जिराफ हमेशा पेड़ की पत्तियों को खाता है। जब पेड़ की पत्तियां जो इसकी पहुंच में होती है उसको खा लेता है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जो पेड़ की पत्तियां हैं उसको लेने के लिए जैसे ही अपने मुंह को ऊपर करता है तो इसको एक खिंचाव अपनी गर्दन पे करना पड़ा, क्योंकि पहले जो जिराफ की गर्दन थी वो ऊंट के बराबर ही थी, लेकिन इस एक्टिविटी के दौरान जिराफ की गर्दन और उसके अगले पांव जो है बढ़ गए। ठीक है, लेकिन पहले किसके बराबर थे? ये ऊंट के बराबर थे। और लेमार्क ने फिर एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया अर्जित गुणों का संक्रमण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो माता पिता से संतान प्राप्त करती है, वो पहले कभी उनके पूर्वजों के पास नहीं थे। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी एक बिजनेसमैन है, आपके परिवार में उससे पहले कभी बिजनेस सेटल नहीं था, लेकिन आपके पिताजी ने एक बिजनेस स्थापित कर दिया। तो जो आपके पिताजी के जो गुण हैं जो बिजनेसमैन के, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाएंगे। ये सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। किस पर प्रयोग किया? जिराफ पर। और इसका नाम क्या दिया गया? अर्जित गुणों का संक्रमण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, गुण दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है और एक अर्जित होता है। प्राकृतिक जो पैतृक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहे, और अर्जित जो हम अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं। और लेमार्क ने इसी सिद्धांत को बताने के लिए जिराफ का उदाहरण दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सिद्धांत आते हैं। उसके बाद जो सिद्धांत आता है वो आता है मौलिक गुणों का सिद्धांत, जो दिया था मेंडल ने और प्रयोग किया मटर के दानों पे। देखिए दोस्तों, उसको देखते हैं।
जो तीसरा सिद्धांत आता है वो आता है मौलिक गुणों का सिद्धांत। जो दिया था मेंडल ने। प्रयोग किस पे किया? मटर के पौधे पे। और ये जो मेंडल थे ये चेकोस्लोवाकिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है उसमें चर्च के पादरी थे। ठीक है दोस्तों, मैं से मेंडल, मैं से मौलिक। तो मौलिक गुणों का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। किस तरह से दिया था? मटर के पौधों पर प्रयोग किया। उन्होंने दो तरह के मटर के पौधे लिए, एक जो पूर्णतः लंबे थे और एक जो पूर्णतः बोने थे। इन्होंने इन दोनों मटर के पौधों को एक साथ बोया और जो पौधे प्राप्त हुए वो औसत प्राप्त हुए, औसत या संकर। यानी कि एक भी पौधा ना तो लंबा था ना बोना था, बीच के प्राप्त हुए। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट पीढ़ी। अब मेंडल ने क्या किया, ये जो औसत जो संकर पौधे थे मटर के, इनको अगली पीढ़ी में फिर बोया और क्या रिजल्ट प्राप्त हुए वो देखिए। 50% जो पौधे थे वो संकर थे, यानी कि औसत, ना लंबे ना बोने। 25% पौधे लंबे थे और 25% पौधे बोने थे। ये दूसरी पीढ़ी की बात थी। अब ये जो 50% संकर पौधे थे मेंडल ने इनको एक बार फिर अगली पीढ़ी में बो दिया और अब क्या रिजल्ट प्राप्त हुए देखिए। 50% पौधे जो थे वो लंबे और 50% बोने। एक भी पौधा औसत प्राप्त नहीं हुआ, संकर प्राप्त नहीं हुआ। ये कौन सी है? तीसरी पीढ़ी है। इसी प्रयोग को ध्यान में रखते हुए मेंडल ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था मौलिक गुणों का सिद्धांत। मेंडल ने बताया कि माता पिता में तीसरी पीढ़ी आते आते वो ही गुण वापस से प्रकट हो जाते। यहां देखिए लंबे और बोने मटर के पौधे थे, यहां पे भी लंबे और बोने मटर के पौधे आ गए। कब? तीसरी पीढ़ी में। तो तीसरी पीढ़ी आते आते माता पिता से गुण संतानों में ट्रांसफर होते जाते हैं। इसका एक उदाहरण है कि दादा के गुण पोते में आ जाते हैं, नाना के गुण नातिन में आ जाते हैं। तो ये किस सिद्धांत की अनुपालना करता है? मौलिक गुणों का सिद्धांत। दोस्तों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधा सीधा। अगर ये सिद्धांत से ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है तो सीधा अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि दादा के गुण पोते में आ जाना किस सिद्धांत की अनुपालना करता है, तो उसमें हमारा आंसर होगा मौलिक गुणों का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो सिद्धांत आता है वो देखिए, चौथा सिद्धांत समान प्रतिमान। प्रतिमान होता है दोस्तों मॉडल, समान प्रतिमान का सिद्धांत जो दिया था सोरेनसन ने। इसके लिए उन्होंने किसी भी प्रयोग नहीं किया था। समान प्रतिमान मॉडल यानी कि सोरेनसन का कहना था कि मनुष्य के मनुष्य पैदा होता है, पशु के पशु, पक्षी के पक्षी। मतलब कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें उत्पन्न होती है। ये किस सिद्धांत को बताता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। मतलब जैसा मॉडल माता पिता वैसे ही उनकी संतानें, पशु पक्षी के पशु पक्षी ही पैदा होते हैं, जानवरों के जानवर ही पैदा होते हैं। ये किस सिद्धांत को बताता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। किसने दिया? सोरेनसन ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा सिद्धांत आता है वो आता है विपरीत गुणों का सिद्धांत, जिसे अन्य नाम दिया जाता है प्रतिगमन। देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत को देने वाला कोई था नहीं, लेकिन सोरेनसन ने इसका समर्थन किया था।
सोरेनसन ने इसका समर्थन किया। विपरीत गुणों का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि बच्चे माता पिता से गुणों में, व्यवहार में बिल्कुल विपरीत होते हैं। माता पिता अगर शांत स्वभाव के हैं तो जरूरी नहीं है उनके बच्चे भी शांत स्वभाव के हों, कई बार वे उग्र स्वभाव के भी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि माता पिता जैसे हों, अक्सर उनकी संतानें उनसे विपरीत गुण दर्शाती है। तो ये किस सिद्धांत की अनुपालना करता है? विपरीत गुणों का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का एक प्रमुख उदाहरण आता है, हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था, लेकिन उनका स्वयं का पुत्र ही उनको भगवान मानने से इनकार करता था। तो ये किसका उदाहरण है? विपरीत गुणों का प्रतिगमन का सिद्धांत। अगर एग्जाम्पल में उदाहरण आता है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का, तो ये किस सिद्धांत की अनुपालना करता है? विपरीत गुणों का सिद्धांत। एक लास्ट सिद्धांत आता है असमानता का सिद्धांत। इसको भी किसी पर्टिकुलर आदमी ने दिया नहीं था, लेकिन लेमार्क और डार्विन थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। देखिए दोस्तों, ये सिद्धांत क्या कहता है? कई बार क्या होता है, देखिए जरूरी नहीं है पहलवान का बेटा पहलवान ही हो। कई बार क्या होता है, एक पहलवान की जो संतान होती है वो इतनी दुबली पतली होती है। एक माता पिता है, एक दंपत्ति है जो दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनकी संतान अच्छे शरीर में हष्ट पुष्ट होती है। विचारों में भी भिन्नता मिल जाती है। माता पिता के विचार कैसे होते हैं, माता पिता का कलर कैसा होता है, संतानों का कलर कैसा हो जाता है। तो ये किस सिद्धांत की अनुपालना करते हैं? असमानता के सिद्धांत की। तो दोस्तों, ये बात थी वंशक्रम के कुछ सिद्धांतों को लेके, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने जाना बीज कोषों का सिद्धांत, उसके बाद अर्जित गुणों का संक्रमण का सिद्धांत, फिर मौलिक गुणों का सिद्धांत, समान प्रतिमान या मॉडल का सिद्धांत, उसके बाद विपरीत गुणों का सिद्धांत, और उसके बाद असमानता का सिद्धांत। ये तो हमारी बात थी वंशक्रम के कुछ सिद्धांतों को लेके। अब बालक के विकास को जो मूल रूप से दो फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे, एक तो था वंशक्रम, दूसरा था वातावरण। वंशक्रम की हमने टोटल बात कर ली है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है वातावरण की। वातावरण किस तरह से बालक के विकास को प्रभावित करता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो वातावरण की डेफिनेशन जो हम देखते हैं, हम और हमारे चारों ओर का जो आवरण है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, वो ही क्या है? वातावरण है। इसके लिए जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने अपनी क्या क्या परिभाषा दी वो देखिए। वुडवर्थ की हम बात करते हैं, रोस, जिम्बर्ट, ठीक है, एक और नाम आता है बोरिंग। सबकी परिभाषा बिल्कुल मिलती जुलती है। वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण क्या है? वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले हुए उन तत्वों से है जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। एक परिभाषा लिख देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं सभी को समझा दूंगा। वुडवर्थ कहता है कि वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले उन तत्वों से है जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। कि वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले उन तत्वों से हैं जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं। रोस की परिभाषा भी इससे मिलती जुलती है। रोस ने इतना ही चेंज किया था कि वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन तत्वों की जगह शक्तियों से है जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करती है, ठीक है। जिम्बर्ट का कहना था कि वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले हुए उन तत्वों या वस्तुओं से है जो हमें, ये जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत है, उसने एक स्पष्ट नाम दिया जीवन पर्यंत।
यानी जिम्बर्ट के अनुसार वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली हुई उन वस्तुओं या तत्वों से है जो हमें जीवन पर्यंत इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद बोरिंग क्या कहता है? बोरिंग कहता है कि जीन्स को छोड़कर, जीन्स या गुणसूत्र, गुणसूत्र को छोड़कर सभी तत्व जो हमें प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। जीन्स को छोड़कर क्यों दोस्तों? क्योंकि जीन्स जहां गया वहां तो किसकी वंशक्रम की बात आ जाएगी ना। तो वंशक्रम को छोड़कर सभी तत्व जो हमें प्रभावित करते हैं वो क्या है? वातावरण है। किसने कहा? बोरिंग ने। ठीक है, वुडवर्थ और रोस की मिलती जुलती परिभाषा है। देखिए दोस्तों, रोस और शक्ति को कैसे याद रख सकते हैं? रोस से मिलता जुलता नाम क्या है? बोस। और बोस के पास तो सारी शक्तियां, सारी पावर होती है, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कुछ वातावरण कारक हैं, वातावरणीय कारक जो हमें इफेक्ट पहुंचाते हैं, उनकी हम थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि जन्म स्थान हुआ, जन्म क्रम हुआ, परिवार का वातावरण कैसा है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, समाज का वातावरण कैसा है, बच्चे को पोषण कैसा मिला है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, खेल का मैदान कैसा है उसका। ठीक है, वातावरण में प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे पहले जन्म स्थान या भौगोलिक स्थिति। देखिए दोस्तों, किसी बालक का जन्म स्थान और वहां की भौगोलिक स्थिति उसके विकास को प्रभावित करती है। आप नॉर्थ साइड में चले जाइए, इंडिया के नॉर्थ साइड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई है। हम या आप में से जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर वहां जाएंगे तो वहां चढ़ना मुश्किल है पहाड़ पे, और वहां के जो लोग हैं वो स्वयं तो उस पहाड़ पे चढ़ते ही हैं, और अगर आप और हम में से वहां यात्रा करने जाएंगे तो हमें भी अपनी पीठ पर बैठाकर वो दर्शन कराते हैं। तो वो उस जगह पैदा हुए हैं, उस जगह उनका जन्म हुआ है, तो वो उनके विकास को इफेक्ट पहुंचाता है। भौगोलिक स्थिति, जैसे ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ पे मकर रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा, यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है। ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है, जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ती है, या यूं गए तापमान कम रहता है, तो यहाँ के लोगों का जो डेवलपमेंट है वो कम हो पाता है। और मनोविज्ञान ऐसा मानता है कि यहाँ जो हमारे राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पैदा होने वाले बच्चे माइंड से ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जन्म स्थान और भौगोलिक स्थिति बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कारक आता है वो जन्म क्रम का आता है। मान लीजिए किसी दंपत्ति के 3 संतानें हैं, ये फर्स्ट नंबर की, ये सेकंड नंबर की, ये थर्ड नंबर की। तो मनोविज्ञान कहता है कि ये जो सेकंड नंबर की संतान है, इसका विकास ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की संतान से अधिक होता है। क्यों? मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी दंपत्ति के फर्स्ट संतान होती है तो वो अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं कि इसका लालन पालन पोषण कैसे किया जाए, और इसको अपेक्षा से ज्यादा प्यार किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर बच्चा हमेशा स्वच्छ वातावरण में रहेगा या फर्श पे खेलेगा तो उसका विकास पूर्णतः हो ही नहीं सकता जब तक उसको मिट्टी में खेलने के लिए ना दिया जाए। तो इस पर हद से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे इसका विकास पूर्णतः हो नहीं पाता। सेकंड नंबर का जो संतान होती है वो उस पर इतना दंपत्ति ध्यान नहीं दे पाते, और वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है, खेलता कूदता है, इससे उसका डेवलपमेंट अधिक हो जाता है। और जो लास्ट की संतान होती है, ये तो जो समझ लिए माता पिता की लाडली होती है, ये कितना भी बड़ा हो जाए ये छोटू का छोटू ही रहेगा, और इस पे हद से ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
ये इसी के कंपैरिजन में आ जाता है, इसका लालन पालन भी ऐसे ही किया जाता है। तो ये सेकंड नंबर की जो संतान है इसका विकास ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की संतान से अधिक होता है। क्वेश्चन में कैसा भी प्रश्न आ जाए, देखिए अगर वो कहता है कि एक दंपत्ति के 5 संतानें हैं तो किन का विकास सर्वाधिक होगा, तो फर्स्ट और लास्ट की को छोड़ देना, जो बीच की संतानें उनका विकास हमेशा ही सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये बात थी जन्म क्रम की। उसके बाद हम बात करते हैं परिवार का वातावरण कैसा है। बालक के विकास पर परिवार के वातावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। देखिए दोस्तों, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। अगर परिवार का माहौल ही खराब रहेगा तो बालक का विकास कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बालक अपने परिवार से ही सीखता है, परिवार में ही बड़े लोगों को देखता है कि वो हर एक कंडीशन को, देखिए दोस्तों जिंदगी में सुख भी आता है दुख भी आता है, तो बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो हर एक सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं और वो भी वैसे ही सीखता चला जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि परिवार का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए एक बालक के विकास के लिए। वो जो अगला फैक्टर आता है, परिवार के बाद बालक जाता है विद्यालय में, तो विद्यालय का वातावरण। देखिए दोस्तों, विद्यालय में पहुंचने के बाद बालक के 24 घंटे में से 6 घंटे विद्यालय में गुजरने लगते हैं। अगर विद्यालय का वातावरण ही ठीक नहीं होगा तो बालक का विकास ठीक से हो ही नहीं सकता। इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय में जो टीचर फैकल्टी है वो समय पर अपने विद्यालय में उपस्थित होए, बच्चों के लिए शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करवाए। ये नहीं है कि शिक्षक 10 बजे का स्कूल का टाइम है और शिक्षक आ रहा है 11 बजे और स्टाफ आ रहे हैं 12 बजे 1 बजे, छुट्टी का टाइम 4 बजे है, संस्था प्रधान चले गए 3 बजे ही, बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बालक का विकास अच्छे से हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो आता है समाज का, समाज का वातावरण। देखिए दोस्तों, एक बालक है जो ऐसे समाज में रहता है जहां आस पड़ोस में गांव में गाली गलौज होती है, ठीक है, कोई एक दूसरे को समझता नहीं, डिमोलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा समाज है जहां पर बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अच्छे पढ़ने के लिए कहा जाता है, अच्छे से पढ़ो, आगे चलो, कुछ अच्छा बनो। तो ये जो बालक होगा जहां समाज का वातावरण अच्छा है, ये अपना विकास अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद पोषण। अगर बच्चे का पोषण ही अच्छे से नहीं हो पाया तो उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। शारीरिक विकास की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए जब माता के गर्भ में जब संतान होती है तो उसको अच्छा पोषण दिया जाता है और बच्चे के पैदा होने के बाद भी उसको 6 महीने तक माता का दूध ही पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका विकास अच्छे से हो सके। उसके बाद जो बात आती है वो मित्र मंडली। देखिए दोस्तों, अगर किसी बालक की मित्र मंडली ही अच्छी नहीं है तो विकास कर ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी बालक के बारे में जानना है तो उसके 4 मित्रों को जान लो, आपको उस बालक के व्यवहार के बारे में पता लग जाएगा। वो आगे चलकर वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उस सब के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो जब तक मित्र मंडली ही अच्छी नहीं रहेगी बालक अपना अच्छे से विकास कर ही नहीं सकता। फिर आती है शिक्षा। शिक्षा के बारे में तो हम काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। गांधी जी ने भी कहा है कि बालक के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास शिक्षा से ही हो सकता है। अगर शिक्षा ही अच्छी नहीं मिलेगी तो बालक का विकास हो ही नहीं सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है खेल कूद मैदान। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बालक का विकास सर्वाधिक किससे होता है और अगर चारों ऑप्शन में से अगर आपको ये खेल कूद का मैदान अगर दिखे तो आंख बंद करके उसको टिक कर देना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि खेल का मैदान ही एक ऐसा है जहां पर बालक का सबसे ज्यादा विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, किसी भी तरह का विकास हो, तो खेल कूद के मैदान में बालक का सर्वाधिक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बात थी हमारी वातावरण के फैक्टर को लेके। देखिए दोस्तों, बाल विकास में हमने बाल विकास के इतिहास को पढ़ लिया,
वंशक्रम वातावरण की हमारी बात हो गई। यहाँ तक फर्स्ट यूनिट में 2 से 3 क्वेश्चन आने बिल्कुल पक्का है। जो हमारी इससे पहले वीडियो हुई है और ये जो वीडियो हुई है इसमें से ही आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो हम बात करेंगे वो बालक की अलग अलग जो अवस्थाएं होती है, गर्भावस्था हुई, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, उनको लेके हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ये लेक्चर के पसंद आने पर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।